पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गजनी के सुल्तानों तथा अमीरों को भारत पर आक्रमण करते हुए लगभग 150 साल हो गए थे। इस बीच रावी नदी के पूर्वी किनारों तक का पंजाब पूरी तरह गजनी के अधीन हो चुका था और गजनी के सेनापति पंजाब की नदियों को पार करके यमुना नदी के मैदानों से लेकर मध्य गंगा के मैदानों तक धावे मार रहे थे। फिर भी वे भारत में सिंध एवं पंजाब के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने पैर स्थायी रूप से नहीं टिका पा रहे थे। शाकंभरी नरेश अर्थात अजमेर के चौहान शासक गजनी के आक्रांताओं के विरुद्ध किसी अजेय चट्टान की तरह डट गए थे। अजमेर के चौहानों का यह युद्ध 8वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में ही शुरू हो गया था। ईस्वी 724 के लगभग जब खलीफा वली अब्दुल मलिक की सेना व्यापारियों के वेश में सिंध के मार्ग से अजमेर तक चढ़कर आई, उस समय दुर्लभराज प्रथम अजमेर का शासक था। खलीफा की सेना ने अजमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु कुछ ही समय पश्चात दुर्लभराज के पुत्र गुवक ने अजमेर का दुर्ग वापस छीन लिया। तभी से चौहान शक्ति खलीफा की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। अजमेर के शासक गोविंदराज द्वितीय तथा वीर्यराम ने महमूद गजनवी को 2 बार परास्त किया। वीर्यराम का उत्तराधिकारी चामुंडराज हुआ। उसने शक मुसलमानों के स्वामी हेजामुद्दीन को पकड़ लिया। चामुंडराज के बाद ईस्वी 1075 में दुर्लभराज तृतीय उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने मुस्लिम सेनापति शहाबुद्दीन को परास्त किया। दुर्लभराज तृतीय के बाद विग्रहराज तृतीय अजमेर का शासक हुआ। उसने दिल्ली के तोमर शासक के साथ मिलकर मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध एक संघ बनाया तथा हांसी, थानेश्वर और नगरकोट से मुस्लिम गवर्नरों को मार भगाया। इस विजय के बाद दिल्ली में एक स्तंभ लेख लगवाया गया जिसमें कहा गया है कि विंध्याचल से हिमालय तक म्लेच्छों को निकाल बाहर किया गया, जिससे आर्यावर्त एक बार फिर से पुण्य भूमि बन गया। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम का भी गजनी के तुर्कों से युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज प्रथम ने गजनी के सेनापति तुगातिगीन को परास्त करके भगा दिया। पृथ्वीराज प्रथम के बाद ईस्वी 1113 के लगभग अजय देव अजमेर का राजा हुआ। उधर ईस्वी 1115 में बहराम शाह गजनी का शासक हुआ। उसने 6 दिसंबर 1118 को मोहम्मद बाहलीम को अपने हिंदुस्तानी प्रांतों का प्रांतपति नियुक्त किया। ईस्वी 1119 में बाहलीम ने सुल्तान बहराम से विद्रोह करके स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बाहलीम ने दक्षिण की ओर बढ़कर नागौर पर आक्रमण किया। उस समय नागौर अजमेर के चौहान शासक अजय राज के अधीन था। अजय राज को अपने कई क्षेत्र गजनी के शासक बहराम तथा उसके गवर्नर बाहलीम के हाथों खोने पड़े। बाहलीम ने नागौर दुर्ग में कुछ निर्माण करवाए तथा अपना खजाना और सेना नागौर में केंद्रित कर लिए। इस प्रकार भारत में सिंध तथा पंजाब से बाहर गजनी के मुसलमानों का यह पहला राज्य स्थापित हो गया। हालांकि कुछ ही समय बाद बाहलीम ने गजनी से विद्रोह कर दिया, इसलिए गजनी के सुल्तान बहराम शाह ने बाहलीम पर चढ़ाई करके उसे मार डाला। बाहलीम से छुटकारा पाकर बहराम शाह ने इब्राहिम अलवी के पुत्र सालार हुसैन को अपने हिंदुस्तानी प्रांतों का गवर्नर बनाया। इन प्रांतों में नागौर भी सम्मिलित था। राजा अजय देव ने ईस्वी 1123 में अजमेर पर चढ़कर आए मुस्लिम आक्रांताओं को परास्त कर दिया तथा उनका
बड़ी संख्या में संहार किया। ईस्वी 1133 के आसपास अजय देव का पुत्र अर्णोराज अजय देव का उत्तराधिकारी हुआ। अर्णोराज को आनाजी भी कहते हैं। उसने गजनी के गवर्नर सालार हुसैन को परास्त करके नागौर दुर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। वह ईस्वी 1155 तक शासन करता रहा। अजमेर संग्रहालय की खंड प्रशस्ति से विदित होता है कि उसने उन तुर्कों को पराजित किया जो मरुस्थल को पार करके अजमेर तक आ पहुंचे थे। इस आक्रमण की तिथि ईस्वी 1135 होनी चाहिए। गजनी की सेना हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर को नष्ट करके अजमेर नगर के बाहर तक आ पहुंची। अर्णोराज ने उन पर विजय प्राप्त करके उनका संहार किया। जिस स्थल पर यवनों का रक्त गिरा था उस स्थल को शुद्ध करने के लिए वहां उसने एक हवन किया तथा उस स्थान पर आना सागर झील बनवाई। अजमेर के प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव भी कहा जाता है। वह ईस्वी 1152 से ईस्वी 1163 तक अजमेर का राजा रहा। उसका शासन न केवल अजमेर के इतिहास के लिए अपितु संपूर्ण भारत के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने गजनी के मुसलमानों से अनेक युद्ध लड़े। वीसल देव के समय गजनी के मुसलमानों की सेना ववेरा गांव तक पहुंच गई, जो अब राजस्थान के शेखावाटी अंचल में स्थित है। राजा वीसल देव उस सेना को परास्त करके गजनी के मुसलमानों को आर्यावर्त से बाहर निकालने के लिए उत्तर की तरफ बढ़ा। दिल्ली से मौर्य शासक अशोक का एक प्राचीन स्तंभ लेख मिला है, जिस पर वीसल देव के समय में एक और लेख उत्कीर्ण किया गया। यह लेख 9 अप्रैल 1163 का है तथा इसे शिवालिक स्तंभ लेख कहते हैं। इस शिलालेख के अनुसार वीसल देव ने देश से मुसलमानों का सफाया कर दिया तथा अपने उत्तराधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुसलमानों को अटक नदी के उस पार तक सीमित रखें। वीसल देव के राज्य की सीमाएं शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश तक प्रसारित थीं। शिलालेखों के अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले के कुछ भाग वीसल देव के राज्य के अंतर्गत थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी शक्ति और बल से विग्रहराज ने म्लेच्छों का दमन करके आर्यावर्त को वास्तव में आर्यभूमि बना दिया था। जिस मुस्लिम शासक हम्मीर को परास्त करने का उल्लेख ललित विग्रह नाटक में किया गया है, वह वस्तुतः गजनी का अमीर खुसरू शाह था। शिवालिक लेख के अनुसार वीसल देव के राज्य की सीमाएं हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक विस्तृत थीं। इस पूरे क्षेत्र से उसने मुस्लिम गवर्नरों को परास्त करके अटक के उस पार तक मार भगाया था। प्रबंध कोश उसे तुरुष्कों का विजेता बताता है। इस काल में दिल्ली एक छोटा सा ठिकाना बनकर रह गई थी, जिसकी राजधानी अजमेर थी। राजा अर्णोराज भारत का प्रथम चौहान सम्राट था। तत्कालीन शिलालेखों एवं अन्य लेखों के अनुसार उसकी विशाल सेना में 1000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार तथा उससे भी अधिक संख्या में पैदल सिपाही थे। इस प्रकार अजमेर के चौहान गजनी के सुल्तानों के लिए एक अलंघ्य चट्टान बन गए थे। इस चट्टान को चूर चूर किए बिना गजनी के सुल्तानों का भारत में साम्राज्य की स्थापना का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। अगली कड़ी में देखिए, गजनी में सत्ता परिवर्तन ने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खोल दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।